चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल में। हम लोग देखेंगे जीके जीएस क्यूज क्वेश्चन फॉर आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, 2020 के लिए इसमें टॉप 40 एमसीक्यू उसको हम लोग देखेंगे। यह पार्ट 3 है दोस्तों। इसके पहले हमने 2 पार्ट डाल दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं इसका पार्ट 3 क्या होता है। तो दोस्तों इससे पहले तो मैं आप लोग बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चन को लेने से पहले बता दूं कि हमने इससे पहले बताया था कि इसमें 40 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो हम इन्हीं 40 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, विखंडन, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, प्रकीर्णन के द्वारा। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। सॉरी यहाँ पर किसे से लिख दिया, लेकिन होगा किसे। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दोस्तों, हृदय, प्लीहा, पित्ताशय और उसके बाद यकृत। तो किसे प्रभावित करता है दोस्तों, यकृत को। किसे, यकृत को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो कहाँ का नृत्य है दोस्तों, भांगड़ा। नाम से ही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, नाम से ही लग रहा है कि यह पंजाब का है। ठीक है दोस्तों, और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। वीडियो देखने से पहले आप लोग बस इतना सुन लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीछे रेलवे के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और इसमें वो भी क्वेश्चन शामिल है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डांडिया, अभी भांगड़ा हम लोग देख लिए पंजाब का था, और डांडिया देख लेते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कहाँ का दोस्तों, गुजरात का। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, लेकिन कहाँ का, ये गुजरात का। हमने जो आंसर है उसको डिफरेंट कर दिया है ताकि आपको देखते ही पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है या कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, भरत मुनि, नारद मुनि, व्यास मुनि, झंडू मुनि। तो कौन है, भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, कौन है, भरत मुनि। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ चुका है। ठीक है, तो इसे मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में ही स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, महान शिक्षक, महान प्रचारक, जैन या फिर जीन। तो किस नाम से विख्यात दोस्तों, जीन। किस नाम से, जीन। ये जैन धर्म से संबंधित है लेकिन जीन नाम से विख्यात है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जीन और जैन में डिफरेंस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल। तो किसके संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, देहरादून, रायपुर, नई दिल्ली और रांची। तो कहाँ पर स्थित दोस्तों, देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में। क्या, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, बटर ऑयल, आइसक्रीम, बटर मिल्क या फिर ग्राउंडनट ऑयल। तो किसमें, ग्राउंडनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए। और लॉकडाउन हट चुका है, अब सभी परीक्षाएं आयोजित होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, क्या क्या, अधिकार, कानून, विशेषाधिकार या प्रतिबंध। तो स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य चीज़ क्या है दोस्तों, अधिकार। अगर हमारे पास अधिकार नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए स्वतंत्रता के लिए हमें अधिकार बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे वर्तमान में संविधान में कितने प्रकार का उल्लेख है अधिकारों का, 6। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वह कौन सा देश है जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा है।
तो कौन सा दोस्त था दोस्तों? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन सा दोस्त था? कौन सा देश था? देश था सोवियत संघ। दोस्तों इस समय सोवियत संघ को रूस कहा जाता है, इसको पहले सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है। जब स्पुतनिक छोड़ा था तब इसको सोवियत संघ कहा जाता था, लेकिन अब रूस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सोवियत संघ को ही रूस कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? कौन सी पंचवर्षीय का योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो चौथी योजना का था दोस्तों, 5वीं, 7वीं, तीसरी, चौथी। इसमें 4 ऑप्शन है, तो चौथी योजना थी, उसमें चौथी योजना के तहत आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहे हैं कि सभी लोग आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भरता दिखाइए सभी लोग, ठीक है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति दोस्तों? यहाँ पर आपके पास 4 मिल जाते हैं, टोड, भील, गारो और गोंड। तो कौन सी जाती होती है दोस्तों? गोंड, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों कि एंजाइम की गतिविधि किसकी परिवर्तन में नियंत्रित हो सकती है? किसकी परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? अर्थात जो एंजाइम है वह ये जो 4 ऑप्शन है, प्रकाश, आर्द्रता, बारिश, पीएच, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसके परिवर्तन से नियंत्रित की जा सकती है? तो कौन सा है दोस्तों? पीएच मान, ठीक है, पीएच मान। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, प्रोटीएस, लाइपेस, एमिलेस, न्यूक्लियस। तो कौन से किससे पचते हैं दोस्तों? प्रोटीएस से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है दोस्तों? आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष किसे जाना जाता है दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे पहले मैंने जब पहला वीडियो डाला था उसमें बताया था कि जो भारत के रजवाड़े थे उनको भारत में शामिल करने में सबसे ज़्यादा किसका योगदान था? तो किसका था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है दोस्तों। और इस समय इन्हीं की गुजरात में मूर्ति बनवाई गई है 3000 करोड़ की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन सभी फैक्ट्स को मत भूलिएगा दोस्तों, ये सभी है जो अलग से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था दोस्तों? जमाली। और जमाली ही इनका दामाद भी था। महावीर का दामाद कौन था? जमाली। और जमाली को ही इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि 1917 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, टी कृष्णामाचारी, सी सुब्रमण्यम अर्थात चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, या आर वेंकटरमन, या इंदिरा गांधी। तो किसने केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया था दोस्तों? इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने, ठीक है दोस्तों, मत भूलिएगा इसको। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम से पक्का पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हमारे पढ़ाए हुए जितने भी क्वेश्चन है, अगर उसमें से 5-6 भी फंस जाते हैं तो आपका जो स्कोर है, आपका जो क्वेश्चन होगा कम से कम उतना तो आगे बढ़ ही जाएगा, जिससे आपके सिलेक्टेड होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो एक भी वीडियोस को मिस मत कीजिएगा आप लोग, और डेली का डेली देखिएगा। डेली का डेली हम आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? राजनीतिक, सामाजिक, सरकारी या आर्थिक? तो कौन सी होती है दोस्तों? सामाजिक। कौन सी होती है? सामाजिक, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? क्यों लिया गया दोस्तों? चौरी चौरा कांड के कारण। क्यों लिया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण। क्योंकि चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो इसमें तकरीबन 22 लगभग 22 पुलिस वालों कर्मियों को भारतवासियों के द्वारा जेल में डालकर जेल को ही फूंक दिया गया था। इसलिए गांधी जी नाराज होकर अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? अर्थात
असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जूलियस सीजर, सिकंदर महान या हिटलर या नेपोलियन ने। तो किसने कहा था दोस्तों? नेपोलियन। यहाँ पर सीधे सीधे आंसर दिख रहा है। इसको हमने डिफरेंट पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, ताकि आप लोगों को वैसे भी समझ में आए, जब हम बताएं तब भी समझ में जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल है दोस्तों? सदिच्छा, सदाचार, सद्विचार, सद्वाणी। इनमें से क्या है? सदिच्छा, यह शामिल नहीं है बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में। ठीक है दोस्तों, अष्टांग मार्ग में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा दोस्तों कि करा निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य वंश के बाद आया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, शुंग, सातवाहन, यवन वंश और पांड्य वंश। तो कौन सा राजवंश मौर्य वंश के बाद आया दोस्तों? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, टिन, कार्बन। तो कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों? क्रोमियम। दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, बार बार मैं यही बातें दोहरा रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि ये जो क्वेश्चन से बात पहले पूछे जा चुके हैं, न सिर्फ रेलवे में ही बल्कि पुलिस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, एसएससी जीडी में, पिछले कई परीक्षाओं में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं और आने वाले सभी परीक्षा में पूछेंगे। और खासकर आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आने वाला है, तो इसमें तो पक्का ही पूछेगा। 2-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन फंसी ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों कि मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? ठीक है दोस्तों, अधिकतम सुग्राहिता अर्थात अधिकतम सुखद, मतलब किस चीज़ को हम लोग किस कलर के क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे आंखों के द्वारा, अर्थात मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? हरित क्षेत्र में, क्योंकि जो हरा क्षेत्र है वो ठंडे का भी प्रतीक है। तो हरित क्षेत्र में मानवीय आंख की सुग्राहिता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधों की पहचान किस रूप में की जाती है? ठीक है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधों की पहचान किस रूप में की जाती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, जड़ी बूटी, वृक्ष या औषधि बूटी या झाड़ी। तो किस रूप में की जाती है दोस्तों? औषधीय बूटी। किस रूप में? औषधि बूटी के रूप में। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों कि 1947 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, लंदन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो 1947 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? कनाडा में। कहाँ किया गया था? कनाडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये दोस्तों इतनी बार पूछ चुका है कि हम बता भी नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को आगे भी पूछेगा और जितने भी परीक्षाएं आएंगे उनमें किसी न किसी में मिल ही जाएगा। तो इसे रट लीजिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 29 दोस्तों की कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? किस नाम से? पद्मा नाम से। तो कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? किसके अंतर्गत? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या पूंजीवाद के अंतर्गत या समाजवाद के अंतर्गत या साम्यवाद के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत माना जाता है राजा? साम्यवाद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, साम्यवाद के अंतर्गत। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि समाज में जाति के आधार पर विशेषाधिकार देना किसका उल्लंघन है? अर्थात जैसे आरक्षण दिया जाता है तो वह हमारे भारतीय संविधान का किस चीज़ का उल्लंघन है? सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का या फिर विधिक न्याय का? अगर हम कहें कि सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय का तो उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ अमीर है कुछ गरीब है, तो गरीबों को आरक्षण दिया जाता है।
लेकिन अगर विधिक न्याय के तहत देखें, जो जो कि सही आंसर है विधिक न्याय, तो हमारा जो कानून है, जो भारतीय संविधान, वो कहता है कि भारत के सभी नागरिक समान है और सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो किसका उल्लंघन है दोस्तों? विधिक न्याय का। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्तों कि प्राचीन भारत में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है: तक्षशिला, कौशाम्बी, विक्रमशिला, नालंदा। तो दोस्तों आप लोग पता होगा तक्षशिला भी केंद्र था, विक्रमशिला भी केंद्र है, नालंदा विश्वविद्यालय भी केंद्र था। ये जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी नहीं था, ये जो राजवंश है उनमें से किसी एक की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों कि प्रसिद्ध बोरबान राजवंश, कौन? बोरबोन राजवंश ने किस पर शासन किया था? अर्थात ये जो 4 देश हैं नीचे दिए गए हैं, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, तो किस पर शासन किया था? फ्रांस पर। यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको, आप लोगों को हमने यहाँ पर ऑलरेडी ही जो आंसर है उसको डिफरेंट कर दिया, ताकि आप लोग को देखने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में और सुनने में भी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है दोस्तों कि प्रोटीन में निम्न में से कौन सा नहीं पाया जाता है? मतलब क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन या फास्फोरस। प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता दोस्तों? फास्फोरस, जबकि नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किसी प्रजाति के व्यक्तियों द्वारा गठित संस्था को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र, आबादी, समुदाय या जाति, क्या कहेंगे? किसी भी प्रजाति के व्यक्ति द्वारा अगर कोई संस्था गठित की जाती है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? समुदाय कहेंगे। क्या? समुदाय। ठीक है दोस्तों, ये सभी देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको किताबों में मुश्किल है कि मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को रट लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और पक्का पूछेंगे। चलिए दोस्तों फिर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि प्लेग, जो प्लेग बीमारी है, किसके द्वारा संचरित होता है, किसके द्वारा फैलता है? घरेलू मक्खी के द्वारा, या सेक्सी मक्खी के द्वारा, या फिर मच्छर के द्वारा, या फिर पिस्सू के द्वारा? तो किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? पिस्सू द्वारा। किसके द्वारा? पिस्सू द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों कि हड्डियों का नैदानिक, नए नहीं होगा सॉरी, नैदानिक फोटोग्राफ, या फिर हम कह सकते हैं हड्डियों का फोटोग्राफ लेने के लिए, अर्थात एक्सरे लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूवी किरणों का, या फिर आईआर किरणों का, या अंतरिक्ष किरणों का, या फिर एक्स किरणों का? तो जब भी अगर हमारी हड्डियों का जो होता है कि फोटोग्राफ लेना होता है, फोटो लेना होता है, तो हड्डी तो शरीर के अंदर होती है, तो ये जो एक्स किरण है, तो एक्स किरणों के तहत हमारे हड्डियों का एक्सरे किया जाता है, इसीलिए बोलते हैं एक्स रे। एक्स रे, रे माने किरण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, क्या? केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों: चेन्नई, देहरादून, नई दिल्ली और कोलकाता। तो कहाँ पर स्थित दोस्तों? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? कोलकाता में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव में भारत द्वारा स्थापित प्रथम स्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ठीक है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में, अर्थात अंटार्कटिक कह सकते हैं हम, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित प्रथम अस्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: हिमाद्री, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। तो कौन सा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है दोस्तों? दक्षिण गंगोत्री। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, एक बार ना समझ में आया तो दूसरी बार देख लीजिएगा, लेकिन तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पक्का पूछेंगे। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दोस्तों प्रथम गणितीय कैलकुलेटर, क्या? प्रथम गणितीय कैलकुलेटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है: पिंगेल, नेपियर, लाइबनिट्ज और फिशर। तो किसके द्वारा तैयार किया गया दोस्तों? नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा? नेपियर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन खत्म हुआ। ये जीके जीएस क्वेश्चन क्विज क्वेश्चन पार्ट 3 था। इसके बाद आएगा आगे पार्ट 4। तो दोस्तों बन रही है हमारे साथ, और एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। अगर छूट जाता है तो फिर से देख लीजिएगा, अगर यहाँ नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हमने प्लेलिस्ट इसका अलग बना के उसको प्लेलिस्ट में रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें इजाज़त दीजिए और बन रही है, कल का इंतजार कीजिए, फिर कल का वीडियो कल मिलेगा। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अच्छा, धन्यवाद।